अब लास्ट ईयर का एथिक्स का पेपर बहुत लंबा था, वो नहीं खत्म हो रहा था किसी से भी। इफ़ आई एम स्कोरिंग बिलो दैट, देन आई आइडेंटिफाइड कि कौन से टॉपिक्स थे जहाँ से मेरी गलतियाँ हो रही हैं और उनके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। प्लस पढ़नी है तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटी से नोट्स बना लिए थे। करना चाहिए एंड द काइंड ऑफ स्टडी वी डू फॉर प्रीलिम्स अब तो डेप्थ मांगता है बिकॉज एलिमिनेशन ट्रिक्स अब तो हट गई है, तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। आप 2024 भी दे दो, नहीं होता है 25 में निकाल लेना। Unacademy. Let's crack it. So hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma. I have got AIR 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So मुझे लगता है कुछ important बातें मैं शेयर कर लूँ, है ना। The medium would be bilingual, बीच बीच में मिक्स होएगा। So आप लोग भी अपना बीच बीच में क्वेरीज पोज कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगता है। वैसे आई थिंक रजत आया था, उसने मैक्सिमम सारा कुछ कवर कर दिया है, बट मेरा कुछ वो मेन पॉइंट्स है जो मुझे लगता है, क्योंकि जीएस में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर है। सो आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग अबाउट आंसर राइटिंग, थोड़ा बहुत प्री का जहाँ पे मुझे लगता है मेरी स्ट्रैटेजी थी। पहले मैं आपको थोड़ा सा जर्नी का बता देता हूँ कि आई स्टार्टेड प्रिपरेशन ड्यूरिंग माई थर्ड ईयर, सो थर्ड ईयर फाइनल ईयर, एंड ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई गेव माई प्रीलिम्स। सो आई हैव डन MBBS फ्रॉम GMCH चंडीगढ़, है ना। तो फिर ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप आई गेव माई फर्स्ट अटेम्प्ट, फिर प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। सो मतलब इसके पीछे भी 2-2.5 साल की तैयारी है, ऐसा नहीं है फर्स्ट अटेम्प्ट है तो 1 साल में ही हो गया। सो है ना, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि जर्नी तो लॉन्ग रहती है। सो सबसे पहले मैं प्री का थोड़ा सा बता देता हूँ कि सोर्सेज तो हम सबको पता है कॉमन और स्टैटिक सोर्सेज ही रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि हमेशा फोकस ऑन स्टैटिक, क्योंकि जो स्टैटिक है उसमें कम से कम 89 क्वेश्चंस आएंगे एंड करंट अफेयर्स कंट्रीब्यूट ओनली लाइक 10 to 12 क्वेश्चंस। वो भी आप जितना मर्जी पीटी पढ़ लो, जितना मर्जी करंट अफेयर्स कर लो, एंड में हमेशा 3 से 4 क्वेश्चन ही होते हैं जो पक्का आते होते हैं। तो इसलिए मेन फोकस हमेशा करना है स्टैटिक पे। फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा अपने नोट्स बनाए थे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के जो मुझे लगता था मेरे को मुश्किल लगते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे देता हूँ, स्पेक्ट्रम के लिए सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स जो होते हैं, उसके अलावा पेजेंट रिवोल्ट्स, ट्राइबल रिवोल्ट्स, चार्टर एक्ट्स जो कभी याद नहीं होते, तो उनके लिए मैंने स्पेसिफिकली नोट्स बनाए थे फ्रॉम स्पेक्ट्रम, फ्रॉम यूट्यूब, ऐसे ऐसे करके। तो पॉलिटी के लिए तो सिर्फ लक्ष्मीकांत था मेरा सोर्स। ज्योग्राफी के लिए मेरा सोर्स था कि जो हमारी 11th की फिजिकल की ज्योग्राफी है, एनसीईआरटी है, प्लस जीसी लियोंग के एंड के जो क्लाइमेट वाले चैप्टर्स हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन क्लाइमेट से हमेशा आता है, तो उसको आप कंबाइन कर लो, एक वर्ल्ड मैप बना लो, उसके अंदर सारे मानसून टाइप क्लाइमेट, चाइना टाइप क्लाइमेट, वो इकट्ठे मार्क करके रख लो। उसके अलावा मैंने यूट्यूब पे सुदर्शन गुर्जर सर की वो देखी थी, मैपिंग होती है ना, उन्होंने कराई थी माउंटेन्स पासिस की मैपिंग, माउंटेन्स की मैपिंग, रिवर्स की, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की 8 वीडियोस थी, तो उसके मैंने पहले नोट्स बना के रख लिए थे। ज्योग्राफी की इतनी सी कंपाइलेशन थी, वो मैं मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर लेता था। उसके अलावा एएमसी मुझे एक लगता है कि काफ़ी ज़्यादा पॉइंट है जो काफ़ी लोगों का गलत होता है और नहीं संभलता, और मेरे को लगता है मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो उसका मैंने क्या सोर्स किया था कि जो ओल्ड एनसीईआरटी थी 2005 वाली, सिर्फ 11th-12th की। पहले मैं बता दूं, मैंने 6 to 10th की एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एनसीईआरटीज इतनी ज़्यादा पढ़ने में ही मेरी आधी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तो बाय द टाइम जब एक्चुअल चीज़ पढ़नी है तो मेरी एनर्जी खत्म हो जाएगी, मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो मैंने 11th-12th की ओल्ड एनसीईआरटीज से नोट्स बना लिए थे। उसके बाद जो न्यू एनसीईआरटीज है ना, उनके जो थीम्स वाली आई हैं, उसमें से ये लोग न्यू वर्ड्स और छोटी छोटी बातें आजकल डाल देते हैं पेपर में। सो आई ऑल्सो गेव एंड क्लियर द CAPF एग्जाम लास्ट ईयर, तो उसके अंदर 3 क्वेश्चन थे जो वर्बटिम जो न्यू एनसीईआरटीज हैं उसमें से थे। तो दैट मीन्स जो यूपीएससी है इट इज मूविंग टुवर्ड्स न्यू एनसीईआरटीज। तो इसलिए आई थिंक कि आपको उसको, फिर मैंने न्यू एनसीईआरटीज को अपने ओल्ड वाले नोट्स में कंबाइन कर लिया था। और मेरी एक स्ट्रैटेजी रहती थी कि जैसे मैंने एक बार एक सब्जेक्ट खत्म कर लिया, उसको रिवाइज कर लिया, उसके बाद मैं उसका सेक्शनल टेस्ट दे देता था। इफ आई एम स्कोरिंग अबव 100 तो मतलब कि ठीक है, इफ आई एम स्कोरिंग बिलो दैट, देन आई आइडेंटिफाइड कि कौन से टॉपिक्स थे जहाँ से मेरी गलतियाँ हो रही हैं और उनके नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेता था। प्लस जो उन टेस्ट में गलतियाँ हुई हैं वो भी मैं डाल लेता था। तो अल्टीमेटली अब मुझे उन टेस्ट को दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं है और नोट्स मेरे धीरे धीरे बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होते रहे। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए प्री की मेन स्ट्रैटेजी थी। और दूसरा है आंसर राइटिंग। अब आंसर राइटिंग के लिए मैं आपको पहले एक मोटा सा फॉर्मेट बता देता हूँ जो मैं ओवरऑल फॉलो करता था। इनिशियली मेरे भी आंसर्स बहुत अच्छे नहीं थे। बल्क ऑफ माई आंसर राइटिंग वॉज डन इन द 3 months बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस। तो उसके लिए एक मैंने छोटा सा स्ट्रैटेजी डिवाइस किया था कि जैसे अगर हमारे ये क्वेश्चन है, 1 पेज का है हमारा, तो हमेशा मैं डायग्राम ऐसे पहले बॉक्स में बनाता था। यहाँ पे नीचे मैं लिखता था फिगर FIG और वो क्या है। फिर फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का ही मैप बना रहा हूँ,
बना दिया, एक सिंगल साइड में ऐसे लेबलिंग कर दी और ये हो गया। उसके बाद यहाँ से मेरा इंट्रोडक्शन चल रहा है यहाँ तक। फिर उसके बाद हर एक क्वेश्चन को मैं सब पार्ट्स में डिवाइड करता था कि इनिशियली जैसे अगर क्वेश्चन है तो उसके अंदर एक चीज़ होगी डेफिनेशन टाइप की, जिसको मैं करंट अफेयर्स के साथ लिंक करके इंट्रो लिखता था। सेकेंड पार्ट हमें पता है कि चैलेंजेस से होते हैं, उसके हमेशा सोल्यूशंस बताने हैं और एंड में एक वे फॉरवर्ड होगा। तो मैं अपने आंसर को डायनामिक रखने का ट्राई करता था हमेशा, कि मोनोटनी नहीं आनी चाहिए, कि एग्जामिनर को पढ़ने में बढ़िया लगे। तो उसके बाद मैं जैसे चैलेंजेस हैं, चैलेंजेस लिख दी हेडिंग और पॉइंट्स लिख दिए। फिर सोल्यूशंस आ गए जब, तो ऐसे करके लिख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे मेरी कंक्लूजन आ गई। तो ऐसे करके कॉम्प्रिहेंसिव सा आंसर हो गया था, जो मुझे लगता है कि देखने में भी बढ़िया लग रहा था और मैंने इसमें काफी डेंस मैटर भर दिया कि ये पॉइंट्स में जगह कम गिरती है। तो पैराग्राफ्स में मत लिखो, किसी को पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं है इतना, उनके पास भी इतना टाइम नहीं है। तो पॉइंट्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स आप जितना यूज कर सकते हो उतना अच्छा है। तो जैसे मेरी स्ट्रेटेजी थी बहुत सारे डायग्राम्स बनाने, तो मेरा स्कोर जीएस में मतलब, और एक चीज पहले मैं ये भी बता दूं कि आपके मॉक टेस्ट में कई बार होता है ना कि मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो हम लोग डीमोरलाइज हो जाते हैं कि यार क्या हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं, पेपर में कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। तो मैंने कनिष्क कटारिया सर का ब्लॉग पढ़ा था, तो वो कहते हैं यार मेरे कभी भी पेपर में 80+ नंबर आते ही नहीं थे और फाइनली उनके पता नहीं 450 के अराउंड आए जीएस में। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो कुछ में मेरा स्कोर ऐसे था। और फाइनली जो मेरा स्कोर आया, तो वेरिएशन बहुत रहती है। और ये टेस्ट मैंने अराउंड मतलब 8-10 दिन पहले ही लिखे हैं मेंस के। तो आपको मॉक टेस्ट से कभी भी डीमोरलाइज नहीं होना कि यार कैसा स्कोर रहेगा, क्या रहेगा। तो आपको बस ट्राई करना है कि आपने अपनी तरफ से अपनी जितनी ज़्यादा बेटर आप प्रेजेंटेशन आंसर की कर सकते हो वो करनी है। तो क्योंकि एथिक्स में मेरे मार्क्स ठीक है, तो मैं एथिक्स का भी स्पेसिफिकली बताना चाहूँगा कि केस स्टडीज़ में हमें काफ़ी दिक्कत आती है कई बार ना, कि उसको कैसे अप्रोच करना चाहिए। कोई कहते हैं ये फॉलो करो, ये फॉलो करो। तो मैंने अपना एक स्ट्रीमलाइन से रखा होता है, जो भी क्वेश्चन आएगा उसके लिए यही फॉलो करना है। सो उसके लिए ऐसे था कि जैसे अब ये केस स्टडी है, अब लास्ट ईयर का एथिक्स का पेपर बहुत लंबा था, वो नहीं खत्म हो रहा था किसी से भी, तो और केस स्टडीज भी बहुत लंबी लंबी आई थी, तो आप उसको पेपर में एक बार से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि स्टार्टिंग में मैं ऐसे बॉक्स बना लेता था, ऊपर हेडिंग डाल दी स्टेक होल्डर्स। फिर उसके बाद जब मैं पढ़ रहा हूँ, कोई भी जैसे बंदे का नाम आ रहा है या ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ रहा है, वो स्टेक होल्डर है, तो साथ ही साथ में पॉइंट लिख लेता था। फिर जब अब मैंने एक बार वो पढ़ लिया, मेरे पास सारे स्टेक होल्डर्स के नाम है, अब मुझे स्टोरी तो याद आ गई इनका नाम देख के कि ये भी तो पढ़ा था। अब इसके बाद सीधा हमेशा पहले इंट्रोडक्शन करनी है केस स्टडी की, कि केस स्टडी में ये बात हुई थी, मुझे ये समझ आया। उसके बाद वो बोलते हैं कि एथिकल डिलेमास बता दो। तो एथिकल डिलेमास के लिए स्लीपी क्लासेस की एक वीडियो थी यूट्यूब पे, उसमें उन्होंने 20-25 एथिकल डिलेमास बताए हुए हैं, दिस वर्सेस दिस, दिस वर्सेस दिस। तो बहुत बढ़िया था, उससे मैं सीधा ही काफ़ी मैंने याद कर लिए थे वहाँ से। तो आपने एथिकल डिलेमास लिखे कि इंटेग्रिटी वर्सेस समथिंग, फिर उसको आपने समझा दिया कि इसका ये मतलब है, तो ऐसे करके 3-4 लिख दिए। उसके बाद अब हमारे पास हमेशा वो बोलते हैं व्हाट आर द चॉइसेस अवेलेबल टू यू। तो चॉइसेस हमेशा 3 ही रहती है, या तो मैं हाँ बोल दूंगा, या ना बोल दूंगा, या एक मिडिल ग्राउंड होएगा। तो जब मैं हाँ बोलूंगा, फर्स्ट ऑप्शन ये था कि आई विल से यस, करना ही है। तो उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, यहाँ पे प्रोज, यहाँ पे कॉन्स। अब क्योंकि मेरे पास सारे स्टेक होल्डर्स यहाँ लिखे हुए हैं, किसी ना किसी स्टेक होल्डर के लिए प्रो होगा, किसी के लिए कॉन होएगा। तो यहाँ पे 3 ये आ गए, 3 ये आ गए, सिमिलरली सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। और एंड में कंक्लूजन लिख देनी है केस स्टडी के एंड में। अगर आप कोर्ट से एंड कर सकते हो वो भी बहुत अच्छा है, आप एक वे फॉरवर्ड लिख सकते हो, या खुद से केस स्टडी के सोल्यूशंस बता सकते हो, वो और भी बढ़िया है। अब आजकल तो वो सोल्यूशन सीधा ही पूछ लेते हैं, कहीं पे नहीं लिखा हुआ तो वो भी पूछ लो, क्योंकि मतलब उनकी डिमांड है कि वो सोल्यूशन भी चाहते हैं उस केस स्टडी का। तो हमेशा ट्राई करो कि एक यूनिक सा आप लेके आओ अपने ना केस स्टडी में। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बस ड्राइवर्स की यूनियन है, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। सो एक जो बस ड्राइवर था वो बस चला रहा था, उसकी एक प्राइवेट बंदे से लड़ाई हो गई थी। तो उस लड़ाई में बस ड्राइवर मर गया और प्राइवेट वाला जो बंदा था वो क्रिटिकली एडमिट है हॉस्पिटल में। सो जो सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन करी, ट्रक ड्राइवर जो बस ड्राइवर था उसकी गलती थी। सो वी आर द ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, और जो बस ड्राइवर्स की डिमांड है, उन्होंने कहा है कि दे वांट कॉम्पेंसेशन प्लस अ गवर्नमेंट जॉब फॉर द फैमिली। सो आप ऐसे में क्या करोगे? अब कई मैंने लोगों से बात करी, कई कहते हैं कि हाँ दोनों चीजें दे देंगे, वी आर अ वेलफेयर स्टेट, हमें हेल्प करनी चाहिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय की एंड सो ऑन। बट फिर वो क्वेश्चन क्यों ही देगा? सो इसके लिए मैंने कुछ सोचा मिडिल ग्राउंड वहां पे, कि हम लोग जॉब तो दे देंगे एक फैमिली में, बट दैट वुड बी सब्जेक्ट टू मेरिट कंडीशंस, कि हर एक 6 या 1 ईयर में हम लोग उसका टेस्ट करेंगे, इफ दे आर फाउंड अनफिट तो निकाल देंगे। दूसरा था वी विल क्रिएट अ फंड, जो कि ट्रक यूनियन को बोलेंगे वी आर डूइंग हाफ ऑफ द थिंग, तुम भी तो कुछ करो अपने बंदे के लिए। सो दे विल बी क्रिएटिंग अ फंड
जिसमें से एक कंपोनेंट विल गो फॉर दैट प्राइवेट बंदे का ट्रीटमेंट एंड रिमेनिंग कंपोनेंट विल गो टू द ड्रग ड्राइवर्स फैमिली. अब मे बी दिस इज नॉट प्रैक्टिकली feasible, बट वी हैव कम आउट विद द मिडिल ग्राउंड दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी एल्स. सो आई थिंक वो देखते हैं थोड़ा सा और रिवॉर्ड करते हैं क्रिएटिविटी को, क्योंकि एक्चुअली में भी बाद में थोड़ा इनोवेशन वो चाहते ही हैं सर्विसेज में. तो ये मेरी मोस्टली एथिक्स के लिए स्ट्रैटेजी थी. एक और मेरे को क्वेश्चन बड़ा स्टार्टिंग में ट्रिकी लगता था कि व्हाट डज दिस कोट मीन टू यू. तो वो जो कोट होता है वो समझ ही नहीं आता, हम पेज भरते रहते हैं और वो रैंडम सा हो जाता है. तो इसके लिए भी मैंने थोड़ा सा सोचा था कि जैसे ये कोट है, यहाँ पे उन्होंने लिख दिया कि ये मार्टिन ल्यूथर किंग का है जैसे. सो योर फर्स्ट पैराग्राफ वुड बी कि मार्टिन ल्यूथर किंग कौन था और उसने ये स्टेटमेंट क्यों बोली होगी, किस रेलेवेंस में बोली होगी. फिर सेकंड पैराग्राफ वुड बी जहाँ पे जो हमारी सारी वो नोलन की 7 क्वालिटीज हैं, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, सेल्फलेसनेस, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, वो सारी उसमें डिफाइंड होंगी कि ये क्वालिटीज से कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, प्लस किसी रेलेवेंट सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल. और लास्ट पैराग्राफ वुड बी कंटेम्पररी रेलेवेंस. हेडिंग बना दो कंटेम्पररी रेलेवेंस कि जैसे आपको पता है क्या सीन्स चल रहे हैं, बैंक कोई कोलैप्स हो गया है, रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है ना, जो भी COP हो रहा है, पंचामृत हो रहा है, तो इस कोट की कंटेम्पररी रेलेवेंस कहीं पे फिट कर दो. थोड़ा सा करंट अफेयर ओरिएंटेड भी हो जाता है और इससे ओवरऑल आपको पता है, अब मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो आपको कंटेंट ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, तो रैंडम बातें नहीं आती हैं. प्लस कुछ कुछ अपने पेट डायग्राम्स आप सोच लो जो मैंने कहीं कहीं बनाने हैं. जैसे कुछ एक डायग्राम मेरा होता था कि ऐसे करके था कि इसमें बिलीफ है, वैल्यूज़ हैं, कैरेक्टर है, कंडक्ट है ना, ये मोरालिटी है, ये एथिक्स है. तो ऐसे करके कुछ कुछ डायग्राम्स है जो अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा साइड में बना दो. तो बहुत हैवी यूजेज ऑफ डायग्राम्स रहती थी मेरे पेपर में. GS1 में मैंने 4 वर्ल्ड के मैप्स और 4 इंडिया के मैप्स बनाए थे. तो ऐसे करके जहाँ भी ऑप्शन मिलती है कर दो. और एक चीज़ और है, कई लोगों को लगता है कि 20 में से कितने क्वेश्चंस आते होते हैं. तो मैं बताता हूँ 20 में से मोस्टली ऐसा होगा कि आपको 8 क्वेश्चंस आते होंगे, 4-5 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़े थोड़े आते हैं, लास्ट के 3-4 होंगे जो नहीं आते. तो अब ऐसा नहीं करना है कि यार मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूँ कि मैं दूसरे वाले को बेटर अटेम्प्ट कर लेता हूँ. ऐसा नहीं करना है, कांस्टेंट पेस पे चलो, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, सारे क्वेश्चंस कर लो. कई लोग हैं जो क्वेश्चन छोड़ देते हैं फिर भी हो जाता है, बट आई वुड रिकमेंड कि सारे क्वेश्चंस लिख दो, चाहे एवरेज टू डिसेंट क्वालिटी के लिख दो तो ठीक है. अब इस साल एक क्वेश्चन आया था कलर कोडेड साइक्लोन वार्निंग्स का कि IMD ने क्या किया है, तो मुझे नहीं पता थी, पर मैंने वहाँ पे ऑन द स्पॉट सोचा कि यार रेड ऑरेंज येलो होंगी, तो मैंने रेड ऑरेंज येलो लिख दी और वही थी. तो थोड़ा थोड़ा ऐसे रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ऑन द स्पॉट सोचना पड़ेगा, पहले ही नहीं हार मारनी है. दूसरी बात, प्री के लिए भी मैं ये कह देता हूँ कि प्रीलिम्स जैसे मुश्किल होता जा रहा है हर साल, है ना, एलिमिनेशन को हटाई जा रहे हैं, तो दैट इज़ अ बेनिफिट फॉर द न्यू प्लेयर्स. क्योंकि ओल्ड प्लेयर्स जो हैं जो 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं वो तो आपको स्पेक्ट्रम का पेज नंबर भी बता देंगे कहाँ पे ये बात लिखी है. तो जो न्यू प्लेयर्स हैं उनके लिए बहुत हाईली बेनिफिशियल बात है, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्टिंग से ही अगर हमें पता है कि हमें अपना माइंड अप्लाई करना है और सिर्फ रट्टा नहीं मारना है, तो दैट वुड बी अ लॉट बेटर. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पैटर्न है इट इज़ गुड फॉर एवरीबडी. तो ऐसे मत सोचो एंड द पेपर इज द सेम लेवल ऑफ टफनेस फॉर एवरीवन. तो आपने ये नहीं सोचना यार ये तो मुझे नहीं आता, तो किसी को भी नहीं आता होगा. तो थोड़ा सा सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस रखना हमेशा बहुत ज़रूरी है इस एग्जाम में, है ना. बाकी अब आप लोग भी पूछ सकते हो क्वेरीज, क्या पूछना चाहते हो. मेरा ऑप्शन है मेडिकल साइंस था, और मतलब इट इज़ नॉट वेरी हेवीली स्कोरिंग और बहुत बल्कि भी है, बट क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और मैं इंटर्नशिप में ही था तो मैंने ले लिया कि चलो आई विल राइट समथिंग, उसलिए. तो कोचिंग यार मैंने चंडीगढ़ से ली थी लोकल. मैंने यार राजमलोत्रा से ली थी अपने 3rd ईयर में, फिर 3rd ईयर में ख़त्म हो गई थी, फिर फाइनल ईयर एंड इंटर्नशिप मैंने अपने खुद ही सेल्फ स्टडी किया था, फिर उसके बाद इंटर्नशिप में दे दिया था पेपर. यार मैं तो ये बोलूँगा कि स्टैटिक पे फोकस करते रहो और थोड़ा सा इंक्विजिटिव हो जाओ. अब मेरे को एक फ्रेंड मिला था, उसने प्रीलिम दिया था, वो कह रहा है कुछ दिन पहले मैं वैसे ही रैंडमली पढ़ रहा था कि मर्करी के बारे में, और वही सेम क्वेश्चन इस बार प्रीलिम में आ गया था कोई. तो थोड़ा सा इंक्विजिटिव रहो, वहाँ पे ओपन माइंड रखो, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है कि इतने रैंडम हम क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो शायद ही कोई आंसर कर पाएगा. तो कोई तो उसका तरीका है कि उसको कैसे टैकल करना है, वहाँ पे बस अवेयरनेस रखनी है और ट्राई करना है जितना पॉसिबल कि मैंने करना ही है. जैसे पर्सनली मैं तो 100 के 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था प्री में. अब कई लोग हैं मेरे फ्रेंड्स जिन्होंने 75 भी करे थे, उनका हो गया क्लियर फिर भी, पर मेरे को था कि मेरा टाइम बच गया था और मैं एटलीस्ट आई गिव माई सेल्फ अ चांस कि अगर है तो कर देता हूँ, है ना. नेगेटिव भी हुए मेरे काफ़ी, बट ओवरऑल ठीक हो गया.
तो वो हर एक का अपना स्टाइल है कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कितना रिस्क लेना है। मैं तो काफ़ी ले लेता था, तो इसलिए ऐसे था। सर आपने सीएपी क्लियर किया है, तो उसके लिए आपने कुछ एक्स्ट्रा किया था या फिर सेम मतलब आई थिंक कि उसमें जैसे सी सेट का पार्ट काफी रहता है वो थोड़ा टफ भी रहता है। यार मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया था, मतलब सी सैट का ऐसे था, मैंने प्रीवियस ईयर यूपीएससी के किए थे, तो मेरे 120 130 बन जाते थे। दिया था मेरे, उसमें भी 130 140 बन गए थे, तो मेरे को था कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। तो सीएपीएफ का भी मैंने दिया था, स्टैटिक मेरा स्ट्रॉन्ग था, तो उस बेस पे मेरे मार्क्स काफ़ी आ जाते थे। सो फिर इस बार का जब मैंने पेपर दिया था 2022 का, तो उसमें सी सैट थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा, मेरे 100 आए हैं। तो वो पेपर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए किया नहीं था। बट सीएपीएफ का जो जीएस वाला पार्ट है ना, वो थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आपने यूपीएससी की अच्छी तैयारी करी है। और दूसरा है क्योंकि सीएपीएफ में पेपर 2 भी है, अगर आपने यूपीएससी लेवल की आंसर राइटिंग कर ली तो वो तो बहुत ही आसान लगती है। तो और सीएपीएफ को ये बता दूं कि आजकल पेपर 2 की वैल्यू ज़्यादा हो गई है पेपर 1 से। कट ऑफ भी इंक्रीज हो रही है, लास्ट ईयर 138 गई थी, है ना, तो वो बढ़ जाती है कट ऑफ भी। बट पेपर 2 पे आप बहुत फोकस करना, उसमें अच्छे मार्क्स हैं, तो पेपर 1 के बेस पे इतना मैटर नहीं करेगा। मैं बताता हूँ, आंसर राइटिंग का ऐसा था, आई हैड 3 मंथ्स। सो उस 3 मंथ्स में से फर्स्ट 1.5 मंथ्स आई वाज डूइंग माय ऑप्शनल, है ना, रिमेनिंग 1.5 मंथ्स आई फोकस्ड ऑन जीएस। तो उसमें मैं क्या करता था कि एक वीक में मैंने 1.5 वीक एक जीएस को रखा था फॉर एग्जांपल। तो उस वीक में मैं क्या करता था, प्रीवियस 2 साल के पीवाईक्यूज में लेता था, उनको मैं क्वेश्चन वाइज विदाउट एनी टाइम लिमिट सॉल्व करता था कि ये वाला क्वेश्चन कर लिया, फिर उस क्वेश्चन का यूज टू सी द मॉडल आंसर ऑनलाइन, फिर उसके बाद उसी जीएस की मैं टॉपर्स कॉपीज देखता था। तो टॉपर कॉपीज बहुत ज़्यादा रिलायबल सोर्स है, सृष्टि देशमुख मैम की देख लो, श्रुति शर्मा मैम की देख लो, बहुत ही बढ़िया आंसर कॉपीज हैं। जैसे उनका थोड़ा सा ट्रेंड होता था कि वो एग्जाम्पल के आसपास ट्राइंगल बना देते थे, तो मैंने भी बनाना शुरू कर दिया था। तो ऐसे कर करके कुछ कुछ चीज़ें थी जो मैं हर एक टॉपर कॉपी से इनकॉर्पोरेट करके अपने स्टाइल में डालता था, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे लिए पॉइंट था एनालिसिस का। फिर वीकेंड पे जाके 2 जीएस के टेस्ट उसी जीएस के दे देता था एक ही दिन पे, तो टोटल मेरे पास हो गए कितने, 4 सॉल्व टेस्ट हो गए एक जीएस के। सिमिलरली अगले वीक में GS2, अगले में 3, अगले में 4, तो हर जीएस के 4 सॉल्व टेस्ट हो गए। फिर एंड दिया 1 2 3 4, तो मेरे पास 5 सॉल्व टेस्ट हो गए, तो मतलब मेरे पास हर एक जीएस के 100 क्वेश्चन हो गए। तो अब वो मेरा रिसोर्स मटेरियल था, क्योंकि प्रीवियस 2 साल के प्लस जो इस साल किसी भी कोचिंग एकेडमी ने पेपर बनाए हैं, तो मतलब थोड़े से इस साल के रेलेवेंट भी हो गए, और थीम्स तो रिपीट भी हो जाते हैं। तो ये जो 100 क्वेश्चन थे, दिस वाज माय फॉर्डर मटेरियल। इसके बीच में मैं कहीं कहीं एडिशन कर लेता था क्वालिटी की, कि कोई मुझे एग्जाम्पल अच्छा मिल गया, कोई मुझे कुछ केस स्टडी अच्छी मिल गई, तो मैंने डाल दिया कहीं पे। तो मोस्टली मेरे को थीम्स का भी फिर आइडिया लग गया क्या इंपॉर्टेंट है। फिर इंट्रो और कंक्लूजन मैं काफ़ी हद तक पहले ही प्रिपेयर कर लेता था। जैसे मैं बताऊं अगर कि ई गवर्नेंस पे मुझे लगता है कि हर बार ही कुछ ना कुछ किसी ना किसी जीएस में क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसके कंक्लूजन में मैंने कई सारे पॉइंट्स याद करे थे। जैसे नीति आयोग की नेशनल डिजिटल गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी, ये मैं लिख देता था। हैदराबाद डिक्लेरेशन ऑन ई गवर्नेंस, ये मैं लिख देता था। तो मैं पहले ही काफ़ी हद तक ये सब तैयारी कर ली थी, तो पेपर में जाके मुझे पता है इंट्रो ये है, कंक्लूजन ये है, बीच की जो बॉडी थी वो थोड़े से चैलेंजेस लिख दिए, थोड़े सोल्यूशन लिख दिए। और ये तो आप सबको पता ही होगी जो अप्रोच है पेस्ट जेम, है ना, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, है ना, इन्वायरमेंटल, एथिकल, मॉरल, तो ये वाली अप्रोच मैं बहुत फॉलो करता था। तो ये वाली जहाँ पे भी आंसर है, जैसे मैं एग्जांपल ही देता हूँ, क्वेश्चन आया था कि लायन एंड बुल फिगर्स का माइथोलॉजी और स्कल्पचर में सिग्निफिकेंस पूछा था। तो अब इतना रेलेवेंट क्वेश्चन नहीं था, मतलब इतना अच्छे से किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ था। तो उसमें मेरे को पता था कि अशोका पिलर है हमारा, उसके अंदर है ना, 4 लायंस है। तो फिर मैंने इसमें ऐसे बीच में एथिकल ऐड कर दिया साइड में नोट बना के, कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द 4th लायन ऑफ द अशोका पिलर, इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी। तो ऐसे करके मैंने हिस्ट्री के आंसर में थोड़ी सी एथिक्स की वैल्यू एडिशन कर दी थी। तो ऐसे करके आप जहाँ पे भी जितने ज़्यादा डायमेंशन आप डाल सकते हो वो डाल लो, उससे आपका जो है ना होराइजन उनको दिखता है कि काफ़ी ब्रॉड माइंडेड बंदा है। तो आई थिंक ये अप्रोच है, जितना ज़्यादा आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने आंसर को, है ना। डायमेंशंस में भी जब चैलेंजेस है तो थोड़ा देख लेना कि पॉलिटिकल ये सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। सोल्यूशंस में भी जहाँ पे भी आपको लगता है आप कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट या कमेटी कोट कर सकते हो, वो भी आप याद कर लो। जैसे शांता कुमार कमेटी होती है, हमें पता है FCI वगैरह के लिए, तो ये सारी कमेटी, पुलिस रिफॉर्म कमेटीज हैं, वो सारी आप नोट कर लो। विशाखा गाइडलाइंस है वुमेन सेफ्टी के लिए, तो ये सारी आप नोट करके रख लो, और आपको पता है इंट्रो और कंक्लूजन में ये सब डालनी है। सेकंड ARC की रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी थी, पर मुझे पता था कि किसी आंसर में कहीं ना कहीं टॉपर्स ने या कहीं पे यूज करा हुआ था,
तो मैं वहीं से उठा लेता था कि अच्छा ये इस चीज़ के लिए ARC कमेटी थी। कहीं अगर नहीं भी आ रहा है और कोई मैं बात अच्छी एथिक्स में लिख रहा हूँ तो कि रिफॉर्म इन सिविल सर्विसेज, तो मैं बोल दूंगा ARC की रिकमेंडेशन है। तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके अपने आंसर्स को ना अच्छे से ऐसे शो करना है कि बड़ा इंटेलेक्चुअल और इन्फॉर्मेटिव सा है ना। हाँ हाँ, मैंने तो बताया ही कि जो मेरे पास सॉल्व अपने 5 पेपर थे वही मेरा बल्क ऑफ मटेरियल था आंसर राइटिंग का, तो वही मैं बार बार रिवाइज करता था। उसी को जब मैं तीसरी बार रिवाइज कर रहा हूँ, हाँ यार इसमें ये ऐड कर सकता हूँ, ऐसे कर सकता हूँ, तो वो खुद ही में इनरिचमेंट हो ही जा रही थी उसमें डेली। फिर साथ साथ न्यूज़पेपर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ तो वो भी ऐड हो ही जा रहा है। कहीं से कोई करंट अफेयर ऑनलाइन पढ़ लिया वो भी ऐड कर लिया, तो ऐसे करके वो डायनामिक सा ही रिसोर्स रहता है ना। यार मैंने प्री के रिजल्ट के बाद ही करा था, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यार उससे ज़्यादा टॉपर्स कॉपी नहीं देखी थी, बट मैं रिकमेंड करूंगा देख लेना, मुझे भी बाद में ही पता चला। मैं बड़ा आलस आता है देखने का कि यार इस टॉपर ने कैसे लिखा है, बट एक बार हम देख लें तो बहुत फायदा हो जाता है। यार वो मैं फिर से, तो वही था जैसे पिछले साल जब मैंने पेपर दिया मेरे को लग रहा था मॉडर्न से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, मॉडर्न मेरा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट भी था, सिर्फ 5 क्वेश्चन आए, तो फिर 4-5 ऐसे से ही थे क्वेश्चंस, तो मेरे को था कि कोई बात नहीं चलो कहीं और पे कवर हो जाएंगे। तो वो हर साल ऐसे चेंज होता ही रहेगा, और ये मैं सच्ची बता रहा हूँ बेनिफिट ही है सबको, क्योंकि काफ़ी लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है। पहले प्री में 170-80 मार्क्स भी आ जाते थे लोगों के, अब नहीं आते हैं, और कट ऑफ लो भी हो रही है इसलिए। यार अगर कल को उन्होंने फिर यूरोप से डाल दिए, एशिया से डाल दिए, साउथ अमेरिका से डाल दिए, फिर सारा कुछ नहीं पढ़ सकते यार, है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड रखने हैं। अगर शौक है तो आप पढ़ सकते हो ज़्यादा, वही मैं कह रहा हूँ इंक्विजिटिव रहो। जैसे अभी हमें मतलब लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो रहा है, कीनिया में कू हो रहे हैं, वहाँ पे अफ्रीका में कुछ हो रहे हैं, तो मे भी थोड़ा बहुत रेलेवेंट था उस वजह से वो, है ना। जैसे यार अब CSAT का तो इस बार की अनोमली थी, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर बना दिया, सो ये तो आई थिंक सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये पेपर थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। तो इसके लिए तो अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि 12th से ऊपर की मैथ्स पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। मैं तो खुद पर्सनली मैथ्स उतना मेरा स्ट्रांग नहीं है, तो मेरा भी मोस्टली पैराग्राफ्स के पैसेजेस के बेस पे, मेंटल एबिलिटी के बेस पे हो जाता है। इनफैक्ट मेरा तो ऐसे था कि वो क्वेश्चन वो बोलते हैं कि ABCD उन्होंने लिखी है पूरी और फिर उल्टी ABCD लिखी है, तो विच अल्फाबेट इज एट नंबर 51, तो मैं पूरा काउंट कर रहा था वहाँ बना के। तो थोड़ा ऐसे हो जाता है यार वहाँ पे, फिर ब्रूट फोर्स से सॉल्व करने का ट्राई करो जितना कर सकते हो, पर गिव अप नहीं करना कि यार मैं नहीं कर सकता, तो कभी सुना ही नहीं है, कोशिश करते रहो। कई बार होता है ऑप्शनल में ऑप्शंस में दिख जाता है कि यार अच्छा ये तो एंड में इन्होंने वही गलत दे रखा है। कई बार होता है कि अच्छा ये तो कभी नहीं हो सकता, तो 2 ऑप्शन रह जाते हैं बाद में, तो रिस्क ले लो थोड़ा सा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके। हाँ ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, एलिमिनेशन खत्म कर दिया, उसके अंदर भी वो है। कई बार जैसे अगर ये 4 ऑप्शन है ना, UPSC का ट्रेंड है वो जनरली अगर इस साइड ये मैच पूछा ना इंटरचेंज करता है। तो मैं पर्सनली मैंने तो ये सोचा था जब पेपर कर रहा था कि 2 ओनली का होने का चांस ज़्यादा है। अब दिस इज़ नॉट अ रूल, मेरे को पर्सनली लग रहा था, क्योंकि UPSC या तो इसको इंटरचेंज कर देगा आपस में या इसको कर देगा, तो 2 गलत कर देता है 2 सही कर देता है। इस बार भी एक क्वेश्चन मैंने ऐसा देखा था तो 2 ओनली था। तो आप वही प्रीवियस ईयर 2 साल के अच्छे से जो ये ट्रिकी क्वेश्चन आए हैं उनको एनालाइज करो कि क्या UPSC सच्ची में ये 2 उल्टे उल्टे कर देता है और कितने ज़्यादा करता है। तो ऐसे आप खुद का एक ट्रेंड एनालाइज करो पेपर को देख के कि कहाँ पे मैं है कि इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि तरीका ज़रूर है, और वो लोगों के इस बार मार्क्स अच्छे भी हैं, कुछों के नहीं भी हैं, तो कुछ तो बात है वो देखनी पड़ेगी। हम्म। यार प्री के तो मैं रिकमेंड करूंगा कि 2013 से सारे सॉल्व कर लो, जब से पैटर्न चेंज हुआ है ना, वहां से लेके अभी तक के। मेंस के तो मैंने यार किए थे 20 और 21 के, और कुछ कुछ मैंने बाकी ऊपर ऊपर से कुछ कुछ देख लिए थे पुराने सालों के, तो 2 साल के तो अच्छे से कर लो प्रीवियस, अब 22 के भी कर लेना, है ना। तो मेंस में तो इतना सीन नहीं है, प्री के 2013 से कर लेना, और थीम्स आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन से हैं। यार अटेम्प्ट तो ऐसा नहीं है कि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट भी है, सेकंड अटेम्प्ट भी है, थर्ड भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
अगर आपको लगता है मेरी एक मिनिमम बेसलाइन प्रिपरेशन है और मैं एलिजिबल हूँ तो दे दो, है ना। एक बार देख लेना, क्योंकि प्री अब ऐसा भी नहीं है कि पूरा नॉलेज रिच ही है, वो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड पे काफ़ी आ गया पेपर अब। तो अटेम्प्ट देने में तो कुछ नहीं है, एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है थोड़ा, तो उसी बहाने बंदा लास्ट के 3 महीने में जोर लगा के पढ़ भी लेता है, तो वो बाद में अगले साल फायदा भी होता है उसका। सर जो आपके आंसर्स के आप स्ट्रक्चर्स आपने बताया कि आप प्री डिफाइंड बना के चलते थे, सर इसके अंदर जब हम लाइक थेमेटिकली मूव करते हैं, जैसे हिस्ट्री से लेके एथिक्स तक जाते हैं, तो मतलब क्वेश्चंस का मतलब एसेंस बदल जाता है, तो मतलब आप इनके लिए मतलब सबके लिए अलग अलग से कैसे मूव बनाते थे? नहीं, हर एक के लिए नहीं, मोस्टली मैंने GS3 और थोड़ा बहुत GS2 इनके लिए कर लिया था। एथिक्स का जैसे मैंने बताया कि मैंने अपनी ये फॉर्मेट फिक्स कर लिया था कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना है। साइंस एंड टेक हो गया, जैसे उसके अंदर हम ऐसे मतलब मैप्स और ये सब यूज नहीं कर सकते, हम उसके अंदर एक फ्लो चार्ट्स कर सकते हैं, या फिर तो मतलब उसके अंदर कोई मतलब ये चीज कब से वो करें? मैंने तो यार प्री और मेंस के बीच में ही करी थी, कि जितना ज़्यादा टॉपर्स की कॉपीज देख के बहुत फ़ायदा होता है कि वो डायग्राम कैसे बनाते हैं, वो किसी भी चीज़ का डायग्राम बना देते हैं। इस बार सेलुलोज पे क्वेश्चन आया था, मैं भी उसमें रैंडम सा डायग्राम बनाया डिग्रेडेशन का। ट्रोपोस्फियर पे क्वेश्चन आया था, मैं साइड में बॉक्स बना के लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर बनाया वहाँ पे। तो जहाँ पे भी मौका मिले डायग्राम बना दो। वो इस बार भी वो जेम्स वेब टेलीस्कोप पे क्वेश्चन मेंस में आ गया था, तो उसमें भी मैंने ऐसे करके वो जेम्स वेब का ऐसे मुझे पता था उसके अंदर 8 मिरर्स से होते हैं, तो ऐसे 8 मिरर्स वाला डायग्राम बनाया था। तो जहाँ मौका मिला बना दो डायग्राम। सर मतलब ये ज़्यादा रेलेवेंट है कि हम वर्ड्स कम लिखें और उसको पिक्टोग्राफिकली या फिर मतलब ऐसे ऐसे बुलेट्स में या फिर इन सब से हाँ, वर्ड्स भी लिखने हैं, पर प्रेजेंटेशन तो इम्पोर्टेंट है ही है। कि अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे अब मेरा कोई पेज देखेगा, मैं अपनी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे ना कोई आधा मॉक टेस्ट पेपर, तो हम देखोगे हमेशा पेज हमेशा भरा भरा और बहुत डेंस लगता है, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है ना ऐसे ऐसे करके ये ज़्यादा स्पेस लेते हैं। बल्कि मुझे लगता है अगर मैं खुला खुला ऐसे ऐसे लिखूँ तो तभी मैं कुछ चीज़ खुली लिख देता हूँ, कुछ चीज़ डेंस लिख देता हूँ, और इंट्रो कंक्लूजन तो डेंस रहता ही है। तो थोड़ा सा अच्छा लगना भी चाहिए। और डायग्राम बनाने का ये भी फायदा है कि स्पेस भर जाती है, तो बाकी अगर आप कम भी वर्ड्स लिख रहे हो तो वो डेंस लगते हैं। एंड सर आपने जैसे कोर्ट्स के लिए कहा था, तो कोर्ट्स के अंदर लाइक मार्टिन लूथर किंग हो गया, बट सर कोई कोई जैसे ऐसे स्कॉलर्स का वो दे देते रेफरेंस जिनका शायद जैसे सुना ही नहीं होता एकदम। नहीं यार, पता ही होते हैं, या तो वो गांधी का दे देंगे, या प्लाटो का दे देंगे, या अरिस्टोटल का दे देंगे, ये 4-5 ही घूमते हैं। इन केस कोई आ गया कि जिसके बारे में नहीं पता, तो फिर तुम्हें ऐसी कुछ अप्रोच करनी पड़ेगी कि इसको तुम पहले टेक्निकल टर्म्स में समझा दो, फिर अपने वर्ड्स में क्वालिटीज के साथ समझा दो, और उसके बाद फिर कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस तो बहुत ज़रूरी है, और ये हमेशा ही वैलिड रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि इसमें आप और भी करना चाहते हो, तो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस के बाद इन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस की सोल्यूशन भी लिख दो कि ये कोड कैसे उसमें यूज हो सकता है। तो ऐसे करके वो अपने ऊपर ही है कि बिल्ड अपॉन करते रहो, डेवलप करते रहो, है ना। यार मैं तो पेपर में जब बैठा लास्ट ईयर ही शुरू हुआ था ना, हाउ मेनी पेयर्स आर करेक्ट, मेरे पहले 4 क्वेश्चन ही ये थे, तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ट्रेंड चेंज हो गया। तो पहले मैंने इजी वाला पार्ट ढूंढा, इजी वाले क्वेश्चंस करे, फिर उसके बाद जब मैं इन वालों पे आया तो मैंने काफ़ी ज़्यादा, मैंने पर्सनली रिस्क लिया था कि 2 ओनली मैंने काफ़ी कर दिए थे देख के कि यार एक तो समझ आ रहा है कि कई क्वेश्चन से 3 पता है, चौथा नहीं पता, और एक गलत ही है, तो मैंने कहा चल चौथी गलत होगी, 2 ओनली कर देता हूँ। मैंने कुछ कुछ ज़रूर इन्फॉर्म, मैंने देख लिया था कि अगर मुझे ये वाला ऑप्शन नहीं पता चल रहा ना कि पता नहीं क्या है ये, और ये वाला मुझे पक्का पता सही है, और ये मुझे पता है इंटरचेंज करे हुए हैं, तो मैंने ये सोच लिया कि ये भी सही होगा। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा वहाँ पे ऑन द स्पॉट कैलिब्रेट और टाइट्रेट करना पड़ेगा। यार कंक्लूजन में सोल्यूशन नहीं लिखना, कंक्लूजन के ऊपर सोल्यूशन लिखना है। हाँ, अगर यार प्रॉब्लम ही बताओगे तो फिर क्या फायदा, सोल्यूशंस तो चाहिए है ना। वो तो एक्चुअली में सोल्यूशंस ही सुनना चाहते हैं, प्रॉब्लम्स तो उन्हें पता है। तो मुझे यही लगता है कि हम अगर कंक्लूजन के ऊपर सोल्यूशन नहीं भी पूछा तो लिख देना, तो बहुत ज़्यादा फायदा होएगा। और हमेशा प्रॉब्लम्स अगर 4 बता रहे हो तो सोल्यूशन 6 बताओ, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी दिखता है बंदे का कि वो चैलेंजेस उसको कम दिख रही हैं और सोल्यूशन ज़्यादा दिख रहे हैं। मॉरल है ना। तो और बताओ, पूछो कुछ। किसका? पीटी का? पर्सनालिटी टेस्ट का? यार पर्सनालिटी टेस्ट का ऐसे है ना कि सबसे पहले जैसे आपका मेंस हो जाएगा, उसके बाद पता तो है नहीं क्लियर होएगा कि नहीं होएगा, तो उस टाइम पे मीनवाइल अपना थोड़ा सा डैफ बनाना शुरू कर दो। डैफ के अंदर भी 2-3 कॉलम ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो हमारे हॉबीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर्स होती हैं एंड सो ऑन, तो वो आप अपने लिखने शुरू कर दो। अब उसका भी एक की है कि ना ज़्यादा हो ना कम हो,
जैसे अगर मैं अपनी हॉबीज़ बताऊं तो मेरी थी बास्केटबॉल थी, मेरी हॉरोलॉजी थी, और मेरी तीसरी थी ब्लॉग राइटिंग। तो ये तीन मेरी हॉबीज़ थी। तो एक मेरी थोड़ी सी यूनिक हॉबी थी हॉरोलॉजी, जो है रिस्ट वॉचेस। तो इसको मैंने बहुत हेवीली पढ़ लिया था, बास्केटबॉल को भी और अपनी ब्लॉग राइटिंग को भी। तो फिर ये तीन चीज़ें मैंने अच्छे से कर ली थी। तीनों पे मेरे से क्वेश्चन पूछा इंटरव्यू में। और आपका जो स्ट्रीम है, जो आपने किया है, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। मेरा मेडिकल साइंस में डॉक्टर था, तो मेरा कोविड पे, हेल्थ की स्कीम से, ये वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे। तो जनरल ट्रेंड है कि आपके डैफ और आपके बैकग्राउंड से क्वेश्चन पूछेंगे, बट बोर्ड टू बोर्ड बहुत वेरी करता है ये। तो उसमें आपको करंट अफेयर से भी अपडेट रहना पड़ता है। तो इंटरव्यू के टाइम पे आप चिंता मत करो, सारे कोचिंग्स पे सारी जगह क्लासेस होती हैं करंट अफेयर्स की, सारे लोग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सारे लोग मेंटरिंग सेशन प्रोवाइड करते हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा एटमॉस्फेयर होता है। उसके बाद मॉक्स देने हैं। मैंने अराउंड 10 मॉक्स दिए थे, है ना, 1-on-1 वगैरह मिला के। तो फर्स्ट मॉक में परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही होगी। एंड तक आते आते मुझे कॉन्फिडेंस आ गया था कि कोई फियर ऑफ द अननोन नहीं था। और फाइनली मॉक्स वाले बहुत ग्रिल करते हैं, इतना कोई ग्रिल नहीं करता फाइनल में। फाइनल में आप बोलोगे, वो सुनेंगे, बोलेंगे ओके। यार टाइम एवरेज रहता है 35 to 40 मिनट्स। कुछ बोर्ड्स के में 20 मिनट्स भी रहा है, कुछ में 45 भी रहा है, बट जनरली इतना ही रहता है मेंस और इंटरव्यू के बीच में। तो मेंस का हुआ था, मेंस का रिजल्ट आया था दिसंबर में हमारा, 6 दिसंबर को, है ना। और मेरा इंटरव्यूज हमारे स्टार्ट हो गए थे 31 जैन से। तो इतना था, पर हमारे इंटरव्यूज चले हैं मार्च 16, 17, 18 मार्च तक चले हैं शायद। तो इस बार इंटरव्यूज बहुत लंबे चले हैं, 2, 3, 4 महीने पता नहीं, पर जनरली इतना ही टाइम मिलेगा आपको कि अराउंड 2 मंथ्स, वो सफिशिएंट होता है। यार करंट अफेयर्स पे मैंने कभी बहुत हेवीली रिलाई नहीं किया। जैसे मैंने कहा, हमेशा स्टैटिक कोई मैं 10-10 बार पढ़ता था। करंट अफेयर्स मुझे पता था कि बड़े अनप्रिडिक्टेबल से होते हैं। तो मैं मंथली मैगजीन्स पढ़ता था, मिस हो जाती थी। न्यूज़पेपर पढ़ने का ट्राई करता था, मिस हो जाता था। तो मैंने एंड में पीटी कर ली थी कंपाइलेशन। वो भी सिर्फ मैंने इकोनॉमी और इन्वायरमेंट की करी थी, कि इनमें से ही मोस्टली आएंगे। हाँ, फिर आपको बढ़िया ही है। अगर आपने मंथली में मार्क कर रखा है और वो है, तो पीटी मत पढ़ो, क्योंकि पीटी ऑलरेडी उसकी ही शॉर्ट टर्म कंपाइलेशन है ना, कि हम जैसों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़े पूरे साल तो इसलिए। यार उनको होती है, सरप्राइजिंगली होती है। यार वो पूछ लेंगे, और उनको ना जो चीज़ पता होगी वो वही पूछेंगे, और वो चीज़ हमने नहीं सुनी होगी। तो फिर इसलिए है कि अपना वो अच्छे से कर लो एटलीस्ट। कुछ अगर आप अपने आंसर के बीच में 2-3 टेक्निकल बातें बोल दो ना, तो वो ठीक लगता है कि चलो ही हैज़ अ साउंड बेस ऑफ हिज ओन ग्रेजुएशन ऑल्सो। कल को उनको लगेगा कि यार अगर ये ट्रेनिंग भी कर रहा है, तो क्या इसको ट्रेनिंग की बातें भी याद रहेंगी कि नहीं, क्योंकि दे वांट टू सी कि आपने पहले जो डिसीजन लिया, इट वाज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। नाउ यू आर कमिंग इनटू द सिविल सर्विसेज, दैट इज एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो ऐसे नहीं कि मैंने कुछ भी ग्रेजुएशन कर ली। आई टेक प्राइड इन व्हाट आई हैव स्टडीड एंड आई नो इट। तो अगर इतना कॉन्फिडेंस हो, तो बस उतने में चल जाता है काम। यार मैंने तो मतलब मुझे भी बोला था काफ़ियों ने, बट हमेशा मेरे कॉलेज के साथ साथ टाइम की कमी रहती थी। तो मैंने तो सिर्फ 11th-12th की करी थी, और मुझे लगता है 11th-12th की करके मुझे सफिशिएंट लगा था। यार मुझे तो हो गया क्लियर, अब पता नहीं मुझे। हाँ मतलब मुझे समझ आ गई थी 11th-12th की पढ़ के। अगर आपको सच्ची लग रहा है कि डिफिकल्टी है, तो 10th और 9th की भी स्टार्ट कर सकते हो। तो ये थी बात। डैफ यार ऐसे मैं जेनुइनली बास्केटबॉल खेलता था। मैं 5 साल से कॉलेज की टीम में था, है ना। रिस्ट वॉचेस की हॉबी मेरी हमेशा से रही है। इनफैक्ट मेरी जो ब्लॉग्स हैं, मैं वो भी कोविड टाइम में काफ़ी रेगुलरली लिखता था। तो एक तो रिस्ट वॉचेस पे ही था, और दूसरा मेरे रेगुलर चीज़ों पे था। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा कि हॉबीज़ क्या तैयार करनी है। बट मैं ज़रूर कई मेंटर्स के पास गया था कि कितनी हॉबीज़ लिखनी चाहिए। पहले 1-2 और थी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं, 2-3 से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आपको ही काम पड़ेगा, सारी पढ़नी पड़ेगी। और वो इतनी सारी हॉबीज़ हो ना, तो कई बार बिल्कुल पूछेंगे, और बहुत हेवीली पूछेंगे। तो वो अगर आपने हॉबी लिख दी, तो उसके बारे में आपको 100% आना चाहिए। ये भी होम टाउन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उनका क्वेश्चन पेट भी होता है, व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस योर ग्रेजुएशन। तो ऐसे करके
यार करंट अफेयर से रिलेटेड नहीं मेरे से पूछा, ऑल्दो मैंने तैयारी कर ली थी तब तक तो करंट अफेयर्स हम डेली न्यूज़पेपर 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं इंटरव्यू के टाइम पे कि कुछ ना कुछ कवर हो जाए, इंपॉर्टेंट थीम्स टॉपिक्स की G20 चल रहा है G20 का भी सब पढ़ रहे हैं कि क्या है, बट नहीं पूछा। नहीं ऐसे वो टेक्निकल क्वेश्चंस उन्होंने नहीं पूछे, उनको पता है कि हो गया पहले, केस स्टडी दे देते थे। एक पूछी मेरे से मैम ने कि एक आप डीएम हो एक डिस्ट्रिक्ट के और वहाँ पे ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है ना रोड है, ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है और आप वहाँ पे डीएम हो और आप तीनों में से एक ही चीज़ बना सकते हो, तो आप तीनों में से कौन सी चीज़ बनवाओगे, स्कूल हॉस्पिटल या रोड? तो वो सबका अपना अपना आंसर है, कोई भी आंसर मैं दूंगा उसके पीछे काउंटर आएगा, तो वो फिर अपने हिसाब से वहाँ चूज करके बोलना होता है। तो फिर ऐसे है यार कि मतलब मेरा ऐसे था कि मैंने रोड नहीं बोला क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा इकोनॉमिक माइंडेड लगूंगा मैं, और मैं थोड़ा सा सोशल और वेलफेयर साइड पे जाना चाहता था। तो हॉस्पिटल मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, उनको लगेगा कि ये तो एक ही तरफ सोचता है। सो आई हैड टू चूज स्कूल। तो उन्होंने बोला क्यों, तो मैंने बोला मैम क्योंकि अगर एजुकेशन होगी पीपल विल नो अबाउट देयर पब्लिक हेल्थ राइट्स, अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी एजुकेशन के थ्रू तभी वो बाहर जाना चाहेंगे, तभी रोड का फायदा होगा। हमने माइग्रेट लेबर बना के तो भेजना नहीं है बाहर। तो फिर ऐसे ऐसे करके मैंने थोड़ा कन्विंस कर दिया था, तो मैम कहती है इट्स ओके, इट्स योर ओपिनियन। किस टाइप का? यार जो आपको असली में फीलिंग है वैसा बोलो। अब मेरे को तो सच्ची में लग रहा है कि स्कूल बनाना चाहिए। अब ये तो हर एक की थिंकिंग है, आपको लग रहा है रोड बनानी है तो बोल दो रोड बना लेते हैं। मैम कुछ नहीं बोलेगी, मैम बोलेगी इट्स योर ओपिनियन। जो मैम ने देखना था मैम ने सोच लिया और देख लिया। अब पता नहीं क्या सोचा। हाँ वही है, आप थोड़ा सा ट्राई करो कि है ना अपने आंसर्स को थोड़ा ऐसे कैलिब्रेट करो और ज़्यादा रेडिकल नहीं होना है। प्रॉब्लम्स बतानी है विद सॉल्यूशंस बतानी है। कहीं पे आपको लग रहा है कोई गवर्नमेंट स्कीम अच्छा काम कर रही है उसका रेफरेंस दे दो। तो ऐसे करके अपने आंसर्स को हमेशा बड़ा पॉजिटिव सा और न्यूट्रल सा रखना है। प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशंस, और अगेन प्रॉब्लम्स कम बतानी है, चैलेंज सॉल्यूशंस ज़्यादा। तो ऐसे है। हाँ एक यूट्यूब चैनल है सुदर्शन गुज्जर सर का ना, तो उन्होंने बहुत अच्छी मैपिंग करा रखी है, तो मैंने अपने फाइनल ईयर में करी थी, तो मैंने वो नोट्स तभी रेडी कर लिए थे। और मैंने इकोनॉमी के लिए जो एक ना 2016 के मृणाल सर के वीडियोस चल रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने वही देखे थे। अच्छा, तो वो लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं उनके। अब तो कुछ उसमें से हो गया कि आउटडेटेड हो गया है, तो वो वाला मैंने स्किप कर दिया था, बाकी का वहीं से पढ़ा था मैंने। यार ऑनलाइन ज्योग्राफी के लिए बस सुदर्शन गुज्जर सर का था, इकोनॉमी के लिए मृणाल सर का यूट्यूब चैनल था, और एथिक्स तो यार मैंने किया था कि मैं मार्केट में गया, मैंने पूछा कि कौन सी सबसे ज़्यादा अपडेटेड बुक है, मैंने सुना था एथिक्स का, तो वो कहते कि नहीं वो तो पुरानी है। तो मैंने बाजीराम की ले ली थी बुकलेट, तो और मैंने साथ में लेक्सिकॉन ली थी। तो लेक्सिकॉन से मैंने पढ़ा था उसमें से डेफिनेशंस वगैरह, और एथिक्स के लिए फिर बाकी बाजीराम से करा था। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ एथिक्स में जो मुझे बहुत ज़्यादा लगी कि मैंने करी और थैंकफुली फ़ायदा हुआ कि था बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स मैंने याद कर लिए थे, है ना, जैसे स्मिता साबरवाल मैम का, आर्मस्ट्रॉन्ग पामे सर का, प्रशांत नायर सर का। तो ये मेरे पास कम से कम 10 ऐसे एग्जाम्पल्स याद थे। तो इस बार पेपर में उन्होंने जाते ही बोल दिया कि डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ रेलिवेंट सिविल सर्वेंट्स। तो क्योंकि मेरे को याद थे मैंने सीधे लिख दिए। अब इसका फ़ायदा सिर्फ यहाँ पे भी नहीं है, इसका फ़ायदा एसए में भी है कि एसए की स्टार्टिंग में एक एनेक्डोट से करता था। तो अगर मेरे को लगता है कि किसी सिविल सर्वेंट का एग्जाम्पल जो रेलिवेंट था, जो मैंने एथिक्स में पढ़ा है, उसकी स्टोरी से स्टार्ट कर दो। जैसे मैंने एक डॉक्टर रवि कनन का सुना था, जिन्होंने असम में फ्लड्स में मेकशिफ्ट बोट्स बना के कैंसर पेशेंट्स का ट्रीट किया था। तो फिर मैंने वही एग्जाम्पल यहाँ पे अपने एसए में स्टार्ट कर दिया उससे, जो मैंने एथिक्स में भी यूज़ किया था। तो इनका कहीं ना कहीं फ़ायदा आ जाता है। तो ये एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना अच्छे से। यार मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी एसए के लिए ना, सो मुझे पता नहीं। यार एसए के लिए सबसे पहले तो मेरे पास 1 वीक ही था प्री वो मेन से पहले का। तो मैंने क्या किया कि अनुदीप दुरी शेट्टी सर का ब्लॉग था, तो उसमें सर ने टेम्पलेट्स दिए थे, हेल्थ एजुकेशन साइंस एंड टेक, ये सब एक एक एनेक्डोट भी दिया हुआ था। मैंने वैसे ही पढ़ लिया था। आजकल तो टेक्निकल एसेज आते नहीं, उस टाइम आते थे। तो फिर उसके बाद मेरी अप्रोच ये थी कि एनेक्डोट से स्टार्ट करना है। तो मैंने 10 एनेक्डोट्स याद कर लिए थे जो सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल्स भी थे और कोई और भी थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ये पेसजेम अप्रोच थी ना जो मैंने बताई थी, तो इसके अंदर मैं क्या करता था कि बिना मेंशन करे कि ये पॉलिटिकली है या सोशली है, वो वाली बात कह देनी है। और उसके अंदर क्या करना है कि जैसे अगर ये पॉलिटिकली वाला पैराग्राफ चल रहा है तो उसके अंदर एक एग्जाम्पल डाल दिया,
है ना, उसके अंदर फिर उसका पहले प्रोज बताए, फिर उसके कॉन्स बताए और फिर उसका एग्जाम्पल बता दिया। लास्ट की लाइन में हिंट कर दिया कि मैं सोशल डायमेंशन की तरफ जा रहा हूँ। फिर अगला पैराग्राफ मेरा सोशल का था, अगेन उसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर मेरे 10 पैराग्राफ हैं, हर एक में 2-2 एग्जाम्पल्स हैं, तो मेरे 20 एग्जाम्पल्स हैं। उनको भी पढ़ते हुए अच्छा होता है, वो रिलेट कर लेते हैं। तो जब सारी डायमेंशंस कवर हो गई हैं मेरी, फिर एंड में उसके कंक्लूजन में जहाँ से मैंने स्टोरी से स्टार्ट किया था उसका एक रेफरेंस ला के मैं कंक्लूड कर देता था। So you are writing for political and economics. So like how you handle it? मतलब ऐसे नहीं लगता out of the box. तो कि वही ये तो से ना, directly हमने बोला। जो इसका लास्ट लाइन है तो थोड़ा सा वहाँ पे हमने हिंट कर देना है कि हम दूसरी जगह जा रहे हैं। कि पॉलिटिकली तो ये था कि विमेन को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा सा उनको डोमेस्टिक वायलेंस का भी कुछ हो रहा है, विच वी विल डिस्कस ऐसे करके। फिर नीचे सोशल वाला एस्पेक्ट पे आ गए। तो थोड़ा सा वो लिंकिंग का ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इससे में। वो आप जब प्रैक्टिस करोगे या टॉपर्स के ऐसे पढ़ोगे तो आपको दिख जाएगा कि कैसे स्मार्टली उसको हम लोग लिंक कर सकते हैं। तो ये था, एंड में मेरे पास टाइम बच गया था ऐसे में, तो मैंने वहाँ पे ना ऐसे 4 लाइन की पोएम लिख दी थी खुद से बना के। मे भी बहुत बढ़िया नहीं थी, बट एटलीस्ट थोड़ा सा उनको क्रिएटिविटी सी दिखी, तो मे भी उन्होंने मार्क्स अच्छे दे दिए 130। तो ऐसे था। And so as you said, you are using the examples of like civil servants. So can we use one like by me? हाँ, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको यूज़ करना चाहिए। बैड एग्जाम्पल्स नहीं यूज़ करने कहीं पे भी, पर गुड एग्जाम्पल्स वो कर रहे हैं, वो तो न्यूज़पेपर में भी आ रहा है। But like you are using only for ethics and essay, not for other subjects. मतलब जहाँ वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती, GS1 में, 2 में, 3 में कुछ इतना रिलेवेंस है नहीं है। एसए और 4 में ही है। उनका तो नाम अगर न्यूज़पेपर में आ रहा है तो पब्लिक डोमेन में है, हम भी आई थिंक यूज़ कर सकते हैं। And so last question that you have prepared by like study. So मतलब like how you manage. मतलब I'm also working. So like how to prepare by doing something else. Like how you manage. Like, सो ऐसे है कि सम डेज थोड़ा हेक्टिक रहता है, सम डेज थोड़ा लाइट हो जाता है कि संडे कहीं ऑफ मिल गया, तो किसी दिन आपने 2-3 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन आपने 8 घंटे पढ़ लिया, किसी दिन नहीं पढ़ पाए। तो ऐसे करके वो आपको बड़ा फ्लेक्सिबल सा रूटीन रखना पड़ेगा। अब मेरा भी बड़ा फ्लेक्सिबल था, मेरे को इस बात का चिंता नहीं होती थी कि यार आज मैं सिर्फ 2 घंटे ही पढ़ पाया हूँ। मेरे को था कि कोई नहीं, अगले दिन ज़्यादा कर लेंगे। तो अगर नहीं भी होता या वीकेंड पे ही मिलता है, बट जो आपको फिर टाइम मिल रहा है उसे मैक्सिमाइज करो। अब मेरी इंटर्नशिप में कई बार नाइट ड्यूटीज़ होती थी, तो रात को जैसे मेडिसिन इमरजेंसी में 2 से 4 o'clock का जो टाइम है वो थोड़ा लाइट रहता है। उससे पहले पेशेंट्स होते हैं, उसके बाद होते हैं। तो 2 से 4 वाले टाइम में मैं ट्राई करता था कि DDR में जाके मैं 2 घंटे पढ़ लूँ। तो वो थोड़ा सा आपको मैनेज अपने टाइम पे अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा, बट थोड़ा फ्लेक्सिबल रखना अपना रूटीन। ऐसे नहीं कि डेली ये 5 घंटे लगाने ही लगाने हैं, कभी अनअवॉइडेबल भी होता है, तो अगले दिन ज़्यादा मैक्सिमाइज कर लो। also like for prelims, how many days? मतलब as we mostly listen to people are telling कि इतने सारे test नहीं, ऐसा मतलब we don't have time to मतलब you are giving test from starting or like the last class में. मैंने जैसे करा था ना कि मैंने टेस्ट देने ना प्रॉपर जैन से स्टार्ट करे थे जिस साल प्रीलिम था। तो मैंने अपना जैसे एक सब्जेक्ट 15 दिन में रिवाइज करा, उसके बाद सेक्शनल दे दिया। उसमें 100 आ गए तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी सी जो इम्प्रूवमेंट करनी है कर ली। तो मैंने टोटल जो फुल लेंटल्स प्री के दिए थे वो थे 15। ठीक है, तो मैं क्योंकि इससे ज़्यादा टेस्ट मैंने इसलिए नहीं दिए क्योंकि फिर मैं उनके सोल्यूशंस नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि सोल्यूशंस पढ़ने में ही टेस्ट देने से ज़्यादा टाइम लग जाता है, डबल टाइम ही लग जाता है। तो इतने नहीं पढ़े जाते। तो अगर मैंने 15 टेस्ट सॉल्व कर लिए और मेरे पास इन 15 टेस्ट के पूरे सोल्यूशंस हैं और मैंने वो पूरे अच्छे से रख लिए हैं, तो फिर मेरे पास इतना ज़्यादा बल्क ऑफ मटेरियल है जो कि मेरा बहुत ज़्यादा रेडी रिवीजन के लिए है प्रीलिम्स की। तो अपार्ट फ्रॉम माई स्टैटिक के नोट्स, अपार्ट फ्रॉम थोड़े बहुत करंट अफेयर के नोट्स, ये जो 15 टेस्ट के सोल्यूशंस है ये तीसरा सोर्स है। तो ये तीनों इकट्ठे पढ़ लो प्री के लिए बार बार, तो आई थिंक ये इससे सफिशिएंट हो जाना चाहिए। Also like mostly everyone know like 40 maximum 45 questions हमें पता होता है short बाकी सब मतलब थोड़े guessing 45 किसको बताते हैं? मतलब ऐसे subject है तो थोड़ा guessing ही करना होता है। मतलब you did that guessing and tricks and everything what people used to say मतलब वो अब applicable होती है यार exam मैंने में। पर्सनली मैं पेपर की 4 रीडिंग्स करता हूँ। फर्स्ट रीडिंग में जो मुझे श्योर शॉट आते थे वो थे अराउंड 28। उससे ज़्यादा आई डोंट थिंक 45 तो यार नहीं आते, किसी को नहीं आते। अगर आते हैं फिर तो 45 ही अटेम्प्ट करो, कट ऑफ ही इतनी है। 28 to 30 आते होते हैं। फिर उसके बाद सेकंड रीडिंग में थोड़े से और क्वेश्चन जो थोड़े बहुत ही लग रहे थे कर लिए। थर्ड रीडिंग में 50% वाले और फोर्थ रीडिंग में 33% वाले। मैं ऐसे करता था कि 33% 50% वाले भी मैं जनरली कर देता था मार्क, कि थोड़ा सा ट्रिक लगा के कि कितना हो सकता है या थोड़ा सा रिस्क लेके इंटेलिजेंट गेस लगा के ऑन द स्पॉट। मतलब you are going on intuition as well मतलब अगर थोड़ा ऐसे लगे हाँ, थोड़ा थोड़ा इंट्यूशन पे भी, बट वो है कि मैंने मॉक्स में बहुत एक्सपेरिमेंट किया कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस में मेरा इंट्यूशन चल रहा है, कौन से में नहीं चल रहा। और ये हर एक का डिफरेंट है। मुझे कई लोग मिले बोलते हैं यार 50% वाले सारे गलत हो गए,
कई लोग हैं कहते हैं कि यार 50% वाले सरप्राइजिंगली काफ़ी ठीक हो गए। तो वो आपका अपना तरीका और स्ट्रैटेजी है। मैं तभी सारे ही कर देता था, तो मुझे नुकसान भी हुआ है कुछ टेस्ट में, कुछ में फ़ायदा भी हुआ है। तो वहाँ प्री के टाइम पे मेरे पास 20 मिनट बच गए थे, मेरे 7 क्वेश्चंस रह गए थे, तो मैंने फिर वो कर ही दिए कि कोई बात नहीं। तो उसमें से शायद आई थिंक न्यूट्रल ही रहा मेरा नेट ऐसे था। मेरा प्री में स्कोर यार 98 था और सी सैट में मेरा स्कोर 100 था। तो ये था यार, मैं हमेशा हार्ड कॉपी बनाता था। ऑनलाइन भी मेरे को पता है काफ़ी अच्छा वो है, पर मेरे से वो मैनेज नहीं होता था इतना सारा कुछ। तो मैं बस हार्ड नोट्स बना के अपने पास ही रख लेता था, फोल्डर बना के, फिर उन्हीं से रिवाइज करता था। यार जैसे देख लो, आपकी तैयारी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है जैन तक मेरा सिलेबस खत्म हो गया है, मेरी रिवीजन अभी स्टार्ट सी हो गई है, तो फिर आप शुरू कर दो फेब से देने। नहीं, अगर आपको लग रहा है कि भाई मेरी तैयारी हो गई है, तो आप चाहे इस टाइम पे मेंस के मॉक्स लगाने शुरू कर दो अगले साल के लिए। क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो दिसंबर तक मेंस के मॉक्स देते हैं और फिर जनवरी से प्री ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं था, मैं तो मोस्टली प्री ओरिएंटेड ही पढ़ रहा था कि प्री निकालना है। तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम बीच के 3 महीने में करना पड़ा। तो अगर आपके पास टाइम है तो कर दो शुरू। प्री के मैंने 15 दिए थे फुल लेंथ टेस्ट, अपार्ट फ्रॉम तो सेक्शनल टेस्ट थे। मेंस के लिए मैंने हर एक जीएस का 3 दिए थे, तो मतलब ज़्यादा भी दे सकते हो। तो ऐसे था। हाँ हाँ, मैंने खुद ही दिए थे घर पे, मैंने वो नहीं करा था। मैंने सिर्फ 3 अभ्यास दिए थे जो विजन के होते हैं टेस्ट उसमें। मेरा कॉम्प्रिहेंशन मेंटल एबिलिटी के बेस पे था यार। मैथ्स की मैंने ट्राई करा था कि प्रीवियस ईयर के फॉर्मूले देख लूँ, बट थोड़े प्रीवियस ईयर जब मैंने सॉल्व करे और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए तो थोड़ा कॉम्प्लेसेंट हो गया था मैं। तो 100 आ गए एंड में, ठीक है। मेरे नॉर्मली 130 आ रहे थे, तो पिछला पेपर मुझे भी थोड़ा मुश्किल लगा था। तो ऐसे था। people who are coming from humanities background, टेंथ के बाद कभी पढ़ा ही नहीं सीसेट, और सीसेट से इस बार सर लाइक कैट को भी बीट कर देगा, तो सर वो कैसे करेंगे सबको? यार 10th के बाद तो मैंने भी मैथ्स नहीं पढ़ी कभी। मेरा तो मेडिकल साइंस था, तो पीसीबी था मेरा, तो मैथ्स तो मुझे भी नहीं आती थी। फिजिक्स केमिस्ट्री का तो टच करता है यार फिजिक्स केमिस्ट्री कहाँ सी सेट में पूछते हैं, वो सिर्फ मैथ्स है, मेंटल एबिलिटी और वो है। तो इनफैक्ट मेरे भी कुछ कलीग्स हैं जिनका सी सेट नहीं क्लियर हुआ पिछले साल भी, इस साल भी। तो वो मुश्किल सबके लिए रहता है। इस बार तो आईआईटी वालों को भी नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं, आईआईटी वालों को पहले भी नहीं हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि इस साल ही कुछ नया हुआ है। तो हर एक का अपना एक्यूमेन है, हर एक का अपना वो है। तो आपको अगर करना ही है तो मैं कहूँगा कि PYQs अच्छे से एनालाइज करो, फॉर्मूलेज लिख लो जो हर बार रिपीट हो रहे हैं। मेंटल एबिलिटी के आपको स्पेशल यूट्यूब पे चैनल ढूंढ के वो कर लो। और कॉम्प्रिहेंशन के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि जो भी आंसर होता है कॉम्प्रिहेंशन का, क्रक्स पूछा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो पैसेज में से ही हो। वो पैसेज में से एक सेम लाइन लिख देंगे नीचे, बंदे को लगेगा यार ये तो पैसेज में लिखी थी, यही आंसर है। बट जो क्रक्स हमेशा होगा वो एक्स्ट्रापोलेटेड सा आंसर होगा, विच विल नॉट बी इन द पैराग्राफ। एक बार पैराग्राफ को ऊपर से थोड़ा मैक्रो व्यू लेना कि वो पैराग्राफ क्यों कहना चाहता है जेन्युइनली। अगर उसमें कहीं पे भी ग्रीन एनर्जी के बारे में नहीं लिखा या ग्लोबल सुपर पावर नहीं लिखा, पर रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया लिखा है, तो बोले कि विद दिस इंडिया कैन बिकम अ ग्लोबल सुपर पावर, तो हो सकता है वो सही हो। अब ये मत बोलना कि वो पैराग्राफ में नहीं था। तो मैं थोड़ा सा ये करता था कि वो एक्चुअली में क्या जानना चाहता है। तो मेरे पैराग्राफ के मोस्टली सारे क्वेश्चंस ठीक थे लास्ट ईयर। मतलब यही, जैसे जीएस की रीडिंग कर रहे हैं तो PYQs मैं देख रहा था, तो मैं स्टार्टिंग से ही देख रहा था कि यूपीएससी के पेपर्स ही जब मैंने करे पिछले 2-3 साल के, तो मेरे कुछ आंसर्स उसमें गलत भी होते थे। फिर मैं जब उनके सोल्यूशंस देखे, मैंने देखा कि अच्छा वो एक्चुअली में थोड़ा ब्रॉडर व्यू पूछना चाहते हैं उसके बारे में, रादर देन कि पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ। तो वो वहाँ से पता चला था मुझे। वो वेरी करता है। तो वही है, PYQs देखना अच्छे से मैं कहूँगा, और उसमें देख लेना कि कौन सी एजम्पशन यूपीएससी ने कब किस टाइम पे किस हिसाब से गलत करी है। तो वो थोड़ी सी मेहनत है 2-3 दिन की, पर उससे बाद में ठीक हो जाएगा। सो फिर सेशन कर दें एंड, है ना। अगर कोई भी क्वेरी होगी वगैरह कभी टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, है ना, कहीं पे भी कोई इशू नहीं है। बाकी मैं भी दोबारा भी आ जाऊँ मैं। यार ऐसे मुझे मतलब मेरे नाम से ही होगा।
ठीक है, तो इस पे मुझे पिंग कर देना कोई क्वेरी होगी, वरना मैं ट्राई करूँगा कि दोबारा भी एक बार आ जाऊँ किसी सेशन के लिए, है ना, जब मेंस का टाइम आएगा तो। ठीक है, ओके एवरीबॉडी, बाय बाय।